नमस्कार, स्पॉटलाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा। स्पॉटलाइट में आज हम बात करेंगे उपचुनाव की अग्नि परीक्षा। जी हां, लोकसभा चुनाव के बाद अब भाजपा के सामने विधानसभा उपचुनाव की अग्नि परीक्षा है। लोकसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी से बड़ी सफलता मिली है। इस चुनाव में 9 विधायक सांसद बन चुके हैं। इनमें से 3 भाजपा तो 2 भाजपा के सहयोगी दलों निषाद पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल से हैं। सांसद बनते ही इन विधायकों ने विधायकी से इस्तीफा देना प्रारंभ कर दिया है। इस प्रकार 9 विधानसभा सीटें खाली होने के बाद अब आने वाले 6 महीने के अंदर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच बड़ा सियासी घमासान देखने को मिलेगा। उपचुनाव में एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच कड़ी टक्कर होगी। चुनाव परिणाम के बाद उपचुनाव को लेकर दोनों दल ने अपनी अपनी रणनीति पर फोकस करना शुरू कर दिया है। भाजपा के लिए ये उपचुनाव कोई प्रतिष्ठा वापस पाने का मौका भी है, तो वहीं उपचुनाव के दौरान भाजपा को अपनी गलतियां भी सुधारने का मौका मिलेगा, जिससे 2027 के विधानसभा चुनाव में सत्ता बरकरार रह सके। उधर समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में हासिल हुई जीत के बरकरार रखने की कोशिश करेगी। एक जरूरी सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या सपा कांग्रेस का गठबंधन उपचुनाव के लिए भी होगा। जानकारों का कहना है कि इंडिया अलायंस के बैनर तले सपा चुनाव भले ही लड़ ले, किंतु सीट शेयरिंग की संभावना कम ही है। सपा अकेले ही उपचुनाव में जाना पसंद करेगी। भाजपा गठबंधन की 2 सीटें सहयोगी दलों को मिलेंगी, बाकी जगह सीधी टक्कर होगी। जहां तक इस चुनाव का सवाल है, यह भाजपा के लिए कठिन डगर है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट प्रतिशत करीब 8.50% कम हुआ है। 2019 में जहां बीजेपी को 49.98% वोट मिले थे, इस बार बीजेपी को 41.37% वोट ही मिले हैं। माना यह जा रहा है कि बसपा का कम हुआ वोट कांग्रेस और सपा गठबंधन के पक्ष में चला गया है। बीजेपी के नेता खुद मानते हैं कि विपक्ष की ओर से लोकसभा चुनाव में आरक्षण खत्म करने और संविधान में बदलाव की चर्चा ने दलितों को उनके पक्ष में आने से रोक दिया है। बीजेपी को उपचुनाव में उतरने से पहले पूरी तैयारी अभी से करनी होगी। इसका संदेश 2027 के विधानसभा चुनाव तक जाएगा। बीजेपी अब इस रणनीति पर काम करने की तैयारी में है कि वह खाली हो रही सीटों में ज्यादा से ज्यादा जीत सके। भाजपा यह संदेश भी देना चाहेगी कि भली लोकसभा चुनाव की रणनीति में कुछ कमियां रह गई हों, पर उपचुनाव में वह कोई चूक नहीं करेगी। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे आज। कि इस चुनाव ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी पर भी इस प्रदेश के पिछड़ों, दलितों, आम आदमी और युवाओं को भरोसा नहीं है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में इतनी करारी हार हुई और कांग्रेस पार्टी ने जो संविधान बचाने का मुद्दा हमने उठाया, जनता के मुद्दे उठाए, खासतौर से युवाओं के अग्निवीर, किसानों की समस्या, महिलाओं, दलितों की समस्या, जनता ने उस पर वोट किया है। तो हमें उन सभी को हम प्रतिनिधित्व देंगे, लगातार पहले से भी दे रहे हैं, आगे भी हम जाति और आयु दोनों का ध्यान रखेंगे। और समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन में जितने राजनीतिक दल हैं वो इस बात का ध्यान रख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जरूर कोशिश करेगी कि हम मंत्रिमंडल में फेरबदल करके संतुलन बैठाएं, लेकिन 2024 का चुनाव ये दिखा चुका है कि भारतीय जनता पार्टी का 2027 में सुपड़ा साफ होने वाला है। ये सेमीफाइनल था उत्तर प्रदेश का, फाइनल 2027 में। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन ने 43 सीटें जीती हैं, जिसमें अकेले 37 समाजवादी पार्टी की, 6 कांग्रेस की। भाजपा को माननीय अखिलेश यादव जी ने 73 और 64 सीट से लाकर 33 सीट पे लाकर खड़ा कर दिया। उनका गठबंधन 36 सीटों पर जीता। तो आने वाला समय जो उपचुनाव का है, उपचुनाव में 9 सीटें हैं। समाजवादी पार्टी वो 9 की 9 जीतने जा रही है। 4 तो उसमें सपा के विधायक हैं और 5 विधायक जो भाजपा के, वो सीटें भी समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है, क्योंकि अब बदलाव की बयार बह रही है। ये बदलाव की बयार इसलिए आई क्योंकि भाजपा की डबल इंजन की दोनों सरकारों ने मिल के उत्तर प्रदेश को, देश के लोगों को बेरोजगार किया है, किसानों के साथ अत्याचार किया है, किसानों के साथ अन्याय किया है। देश की जनता और देश के नौजवान सब मिलके, देश की महिलाएं, किसान, मजदूर सभी मिलके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हैं। उपचुनाव में हम जीतेंगे। 2027 में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत सरकार बनाएगी और उसका सेमीफाइनल अभी 9 सीटों पर सामने नजर आ जाए।
भारतीय जनता पार्टी अहरनिश काम करने वाला राजनीतिक दल है। ये कोई चुनाव में सक्रिय नहीं होता है। पार्टी की बूथ की इकाइयां लगातार कार्यक्रमों को करती हैं, लगातार सक्रिय रहती हैं। लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है। पार्टी इस समय कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर रही है। जहाँ जीते हैं वहां जीत के कारण क्या है, जहाँ पराजय हुए हैं पराजय के कारण क्या है, इसकी समीक्षा भी कर रही है और आने वाले उपचुनाव की तैयारी भी कर रही है। जहां भी उपचुनाव होगा वहां भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिले, भाजपा विजय पताका लहराए, इसके लिए हमारा पूरा प्रयास है। तो लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद एक और सियासी पिच की तैयारी में हैं दोनों ही दल। अगर बात किया लोकसभा चुनाव में बीजेपी से अच्छा प्रदर्शन यहां पर समाजवादी पार्टी ने किया है। अब इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उपचुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ा हुआ है। पहले परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ जो है हरेंद्र विक्रम, बीजेपी प्रवक्ता, साथ ही हेमंत मिश्रा कांग्रेस से प्रवक्ता, साथ ही पूजा मिश्रा समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता, साथ ही आलोक त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। पहला सवाल मेरा बीजेपी प्रवक्ता हरेंद्र जी आपसे है। लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी जो है बड़े कॉन्फिडेंट में नजर आ रही थी। नतीजे क्या रहे ये आपने भी देखा, हमने भी देखा। अब उपचुनाव के इम्तिहान को लेकर बीजेपी की क्या कुछ तैयारी है? आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, जनता को ठगने का कार्य किया। जैसा कि आप देख रहे हैं, राहुल गांधी जी का ठकाठक आज प्रत्येक कार्यालय पर भीड़ लगी हुई है कि हमारा पैसा हमें मिलना चाहिए। पहली चीज। दूसरी चीज, एक रूमर बनाया गया कि संविधान को बदल देंगे, तो बहुजन समाज पार्टी का वोटर एकदम स्वीप कर गया समाजवादी पार्टी की तरफ, कांग्रेस का और जो सब मिलके इस तरह से इन लोगों ने लोगों को ठगा, जो अब जनता के सामने है। और निश्चित रूप से जनता समझ चुकी है कि बहलाकर धोखे से आप वोट तो ले सकते हैं, लेकिन सरकार नहीं बना सकते। जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, थी और रहेगी। और आने वाले निकट भविष्य में जो उपचुनाव होने हैं, विधानसभा के हों, तो उन सभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से 100% बढ़त बना के आगे सभी सीटों पर विजय प्राप्त करेगी। ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। हरन जी, किस आधार पे आप ये जीत का दम भर रहे हैं? आधार आप देख तो रहे हैं कि अभी धोखे से वोट लिया जनता का, इन्होंने झूठ बोल के वोट लिया। अब जनता जान चुकी है इस चीज को कि कई 1.25 लाख रुपए आपको दिया जाएगा। हर कार्यालय पे भीड़ लगी हुई है, रोज टीवी चैनलों पर चल रहा है। तो अब वो वोट वहां जाने वाला नहीं है। वही बहुजन समाजवाद, अभी क्या है, सभी दल मिलकर एक चुनाव लड़ रहे थे। अब चुनाव सभी दल अलग अलग लड़ेंगे। कांग्रेस अपना प्रत्याशी उतारेगी, बहुजन समाज पार्टी अपना प्रत्याशी उतारेगी, समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी उतारेगी। लोकसभा चुनाव तक गठबंधन था, विधानसभा चुनाव में गठबंधन नहीं रहने वाला है। तो हरेंद्र जी, कांग्रेस सपा का गठबंधन हो या ना हो, लेकिन आपका गठबंधन रहेगा बरकरार आरएलडी और निषाद पार्टी से। हमारा तो गठबंधन बरकरार था और है और रहेगा। और वो आपने देख ही लिया होगा कि गठन की प्रक्रिया में मंत्रिपरिषद में सभी को पूरा सम्मान दिया गया है और विकास की नीतियों के आधार पर, स्वच्छ शासन के आधार पर, भय मुक्त शासन के आधार पर हम फिर से उपचुनाव सभी जीतेंगे। हरेंद्र जी, 7 साल से सत्ता में है बीजेपी उत्तर प्रदेश में, तो क्या 7 साल में ये प्रूव नहीं कर पाए जो आप यहाँ पर जो बातें कह रहे कि इसके आधार पर उपचुनाव में जीत दर्ज करेंगे? वही तो प्रूफ है। आप बताइए, आजादी के बाद फिर आपको 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में जनता ने जनाधार क्यों नहीं दिया? जनाधार, देखिए, जनाधार उतार चढ़ाव होता रहता है और बहुत बड़ी बात होती है। तो कहीं चूक रह गई थी ना हरेंद्र जी? चूक मानते हैं, कोई चूक रह गई थी आपसे? चूक जो हुई है वो तो अन्य पार्टियों ने धोखा दिया जनता को, इसमें हम चूक नहीं मानते। हाँ, हम लोग जो चाह रहे थे उस हिसाब से परिणाम नहीं आया, इसमें भी कोई दो राय नहीं, मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन अब जो परिणाम मिले, हमारी सरकार बनी है, आने वाले समय में हम और बेहतर करने के, जो चूक हुई उस पर सुधार करने का भी कार्य करेंगे। कहीं ना कहीं हमारे संगठन में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कमियां जो पाई गई होंगी, तो उसमें सुधार संगठन करके और आने वाले समय में संगठन को भी ठीक करेगा और सरकार भी बनाएगा। चलिए पूजा जी, यहाँ पर बड़ा आरोप लगाया गया है कि जनता को बरगला कर आपने वोट हासिल कर लिए हैं और उपचुनाव की जो है
तस्वीर भी सामने है पूजा। तो उपचुनाव को लेकर पूजा जी क्या कुछ तैयारी है समाजवादी पार्टी? नतीजों से तो कॉन्फिडेंट में होगी समाजवादी पार्टी, लोकसभा के चुनाव में जैसे नतीजे आए हैं, फिर भी क्या कुछ तैयारी उपचुनाव को लेकर? कपिल जी, आपको नमस्कार और श्रोताओं को मेरा नमस्कार। जैसे कि लोग कह रहे हैं कि जनता का अपमान है, इनको सीख चाहिए। उसी जनता ने आपको जनादेश दिया हुआ है। जनता समझदार है। आप क्या कहना चाहते हैं कि जनता ने जो है ऐसा नहीं? जनता देश को जो है समाज पार्टी मानती है। जी पूजा जी, चलिए लगातार जो हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ बने हुए हैं, हेमंत जी, ये जो लोकसभा में गठबंधन था समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का, क्या ये 9 विधानसभा चुनाव में जो चुनाव होने जा रहा है, क्या ये गठबंधन बरकरार रहेगा? मुझे लगता है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से ज्यादा डर आजकल मीडिया को लगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके के सवाल पहले भी उठाती आई। ये गठबंधन नहीं हो पाएगा, फिर कहा कि सीटें नहीं बन पाएंगी, फिर कहा कि साहब इसमें ही ऐसा होगा, उसमें वैसा होगा। अरे साहब, गठबंधन अभी मजबूती के साथ खड़ा है। जनता के मुद्दों से, जनता के मुद्दों के लिए संघर्ष करने की बात आदरणीय अखिलेश जी ने, आदरणीय राहुल जी ने, आदरणीय अजय राय जी ने लगातार चैनलों के माध्यम से की है। परेशानी किस बात की है? परेशानी इस चीज की है कि अब हम इनको तोड़े कैसे, क्योंकि बगैर इनको तोड़े सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की वापसी नहीं होगी। अभी लोकसभा के चुनाव हुआ, हमें बताइए, आप कहिए 2004-14 में आपने सत्ता पाई, आपने झूठ बोल करके सत्ता पाई, 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, आपने कहा 2 करोड़ रोजगार आएंगे, आपने कहा हम महिलाओं को सशक्तिकरण कर देंगे, आपने कहा कि हम दलितों की स्थिति में सुधार कर देंगे। आप 2014 से 24 आते आते संविधान को बदलने पे लग गए। आपने कहना शुरू कर दिया कि 400 पार हमें दे दीजिए, हम संविधान बदल देंगे। तो जनता ने जो मैंडेट दिया है वो संविधान को बदलने वालों को नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी को 303 से लाकर के 241 पे खड़ा कर दिया। ये उनके लिए एक बड़ा मंथन का विषय है। दूसरों को देखने के बजाय आत्ममंथन करें कि प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने चुनाव क्षेत्र में सबसे कम वोटों से क्यों जीते पाए, मुश्किल तमाम 10 राउंड में पीछे चले। तो ये आत्ममंथन की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को है। हम लोग पूरी मजबूती के साथ अपने गठबंधन के साथ है और पूरी मजबूती से गठबंधन चुनाव लड़ेगा, ये विश्वास रखिए। लेकिन हेमंत जी, इस लोकसभा के चुनाव में एक तस्वीर नजर नहीं आई, बयानबाजियों का दौर जो था कांग्रेसियों का वो नजर नहीं आया। शायद उस पर मैं एक सवाल कर लूं आपसे, इस बार ईवीएम पर ठीकरा नहीं फोड़ा गया कांग्रेस की तरफ से, ईवीएम को गालियां नहीं दी गई हैं, ईवीएम को कोसा नहीं गया है, क्या कहेंगे इसको लेकर? क्या इस बार ईवीएम अच्छा परफॉर्म कर चुकी है? जी कपिल जी, आप सबसे पहले तो आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से ये पूछिए कि जीवीएल नरसिम्हा ने किताब लिखी थी ईवीएम के ऊपर, क्या वो उस किताब के साथ है या वो किताब के विरोध में? बिल्कुल हेमंत जी, मैं जवाब दूंगा, पहले आप तो जवाब दे दीजिए मेरे सवाल का। हेमंत जी, मैं बता रहा हूँ, लालकृष्ण आडवाणी जी से पूछिए जिन्होंने ईवीएम पे प्रश्न चिन्ह लगाया था। जी देखिए, चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की थी और चुनाव आयोग ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी तरीके से नहीं किया। हम आज भी उस पर आरोप लगाते हैं। मैं चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहा हूं कि चुनाव आयोग ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही नहीं किया। 150 सीटें ऐसी हैं जो 500 से 1000 वोटों से चुनाव जीते हैं विपक्ष, सत्ता पक्ष के लोग, और उसमें कांग्रेस और इंडिया गठबंधन अपोजिशन में रहा है, रनर अप रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें ये आज भी विश्वास है, क्योंकि अभी सज्जन प्रसाद जी की सीट 110 वोटों से जीती है। आप बताइए हमें, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में हरेन जी, मुझे आधे घुमाइए नहीं, आप मेरे सवाल का एक लाइन में जवाब दीजिए। हरेन जी, एक लाइन में जवाब दीजिए, क्या इस बार ईवीएम ने सही काम किया है? जो ईवीएम हैक होती थी वो इस बार नहीं हुई हो हैक? क्या मैंने आपको जवाब दे दिया कि चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है जिसको गिरवी रख दिया देखिए सरकार के साथ में, और सरकार जिस तरीके से उनको 17 शिकायतें 117 कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के द्वारा की गई, जिस पर आज तक कोई निर्णय नहीं ले पाया। चलिए जवाब ले लेते हैं, आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं हरन जी से। हरन जी, देखिए, विपक्ष का काम है इल्जाम लगाना, और चुनाव आयोग का हो, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे मीडिया हो, इसका काम है निष्पक्ष जनता के बीच में अपना प्रेजेंटेशन देना। और जब अंगूर प्राप्त नहीं होते तो अंगूर कहे जाते खट्टे। हमेशा दूसरों पे अपनी गलतियों का इल्जाम, दूसरों की तरफ मरना, जो विपक्ष का काम रहा है। आज चाहे समाजवादी पार्टी हो, आप लोग सब लोग देख रहे हैं कि
ईवीएम ने सदैव ऐसा ही परिणाम देती रही है। वो अलग विषय है कि जनता ने बहुमत बहुत अधिक वोटों से दिया पहले, आज कम वोटों से दिया है। हमारे लोगों ने संघर्ष किया। हमारे बगल में हमीरपुर विधानसभा है, वहां पर मात्र 2500 वोट से हमारा प्रत्याशी हारा। यदि ईवीएम कहीं गड़बड़ करती हेमंत जी से एक प्रतिक्रिया लूंगा। हेमंत जी, अंगूर खाने को नहीं मिलते तो खट्टे बोलकर दिल बहला लिया जाता है, ऐसा कहना हरण जी का। मुझे केवल हरेंद्र विक्रम जी से एक जानकारी लेनी है कि उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 7 साल से सरकार आदरणीय योगी जी की है, कितना निवेश आपके यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर हो गया, ये मुझे बताने का कष्ट करें। कितने युवाओं को, बेरोजगार जो युवा थे उनको रोजगार दे दिया, ये बताने का कष्ट करें। इसके अलावा महंगाई पे पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, मैं पूरे भारत की बात करता हूं कि पूरे भारत में जो महंगाई की स्थिति है उसका आत्ममंथन और आत्मावलोकन आपने किया या नहीं किया? महंगाई क्यों कम नहीं हुई? आप बताइए। आप पहले आपने की, आप मुझे इस बात का आपकी सरकार में कितने एयरपोर्ट बनाए गए? आपकी सरकार में कितने एक्सप्रेसवे बनाए गए? सरकार में कितने एम्स बनाए गए? आपकी सरकार में कितनी सड़कें बनाई गई? पहले आप बताइए। हमारी सरकार में, सुनिए, हमारी सरकार में आज देश नहीं, करके देख लीजिए, रोज 5 अपहरण के मुकदमे आज भी दर्ज हो रहे हैं। आपकी सरकार में दिन देखिए, झूठ किस तरीके से जनता सब जानती है। आपके बोलने से कुछ नहीं होता। जनता सब जानती है कि आज आप कानून व्यवस्था की बात, हर चीज बुलडोजर से नहीं चलती, हर चीज बुलडोजर से नहीं चलती है। आप समाज में भय पैदा कर सकते हैं लेकिन समाज को सुधार नहीं सकते। जो जनता, सुनिए कि जनता बताएगी कि भय के कौन पैदा करता था। आज शुरुआत हो गई है। आज जहां समाजवादी पार्टी के सांसद जीते हैं वहां पर गुंडागर्दी फिर से शुरू हो गई है। आप नहीं कर सकते। आप केवल अपनी कमियों को छिपाने के लिए दूसरों। चलिए, मैं आप दोनों लोगों को रोकूंगा, हरण जी और हेमंत जी, और भी पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। आलोक त्रिपाठी जी का रुख करूंगा, लगातार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। त्रिपाठी जी, क्या लगता है कि उपचुनाव की जो बिसात है 9 सीटों पर जो है, और एक जो है विधान परिषद की सीटें ऐसी 10 सीटें हैं, क्या इस बार मुकाबला कैसा क्या होने वाला है? क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास 4 सीटें हैं और बीजेपी के पास 3 सीटें, आरएलडी के पास 1 और एक निषाद पार्टी के पास है। अगर एनडीए और इंडिया अलायंस की बात की जाए तो 4 और 5 का आंकड़ा होता है। ऐसे में क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी अपने अकेले दम पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव लड़ेगी या यहां पर कांग्रेस का गठबंधन होगा समाजवादी के साथ? अकेले दम पे तो लड़ने की हैसियत ही नहीं है लोगों की। त्रिपाठी जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? 38 लोगों को दल में शामिल किया हुआ है जिनकी एक सीट भी नहीं है। गठबंधन को बचाना मुश्किल पड़ रहा है। चलिए, बरोबर, हम गठबंधन को पूजा जी, हमारे अकेले बीजेपी के उतने तुम सब लोग मिलकर नहीं ला पाए। अरे तुम सब लोग मिलकर इतनी सीटें नहीं कर पाए। अरे हरेंद्र जी और हेमंत जी, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा, निवेदन कर रहा हूँ। समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता भी जुड़ी है हमारे साथ, पूजा जी। जी बिल्कुल। पूजा जी, आपने जो है अयोध्या की फैजाबाद सीट है उस पर जीतकर इतिहास तो रच दिया है कहीं ना कहीं, लेकिन अब उपचुनाव को लेकर जो सीट खाली हुई है अवधेश प्रताप जी की, वो सीट को लेकर क्या कुछ समीकरण है? क्या वो सीट आप हथिया पाएंगे अब समाजवादी पार्टी उपचुनाव में? पूजा जी की आवाज मिल रही है क्या? आलोक त्रिपाठी जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, लगातार जो हमारे साथ हरेंद्र विक्रम जी जुड़ गए। हरेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे है कि जिस सीट के नाम पर आप वोट मांग रहे थे अयोध्या के नाम पर, वो सीट जो है समाजवादी पार्टी के खाते में गई है। वहां से अवधेश प्रताप सिंह जो है जीत कर आए और आपके प्रत्याशी थे ललन सिंह, वो चुनाव हार गए हैं। लेकिन अब उपचुनाव में क्या, विधानसभा उपचुनाव में जो है, क्या आप वो सीट जो है उस पर कामयाब होंगे? नहीं, लोकसभा का बदला क्या विधानसभा उपचुनाव से लिया जाएगा? बदले की कोई बात नहीं है। यहाँ पर जनता जनार्दन का आदेश होता है, लेकिन निश्चित रूप से जो अभी हमने लॉस हुआ है हमारा जी, उसमें एक बहुत बड़ा जो फैक्टर था, हमारे प्रत्याशियों ने मान के चल रहे थे कि हमारी जीत पक्की है, क्योंकि अयोध्या में इतना काम कराया गया, शायद अब तक के इतिहास में किसी भी जिले में इतना बड़ा काम नहीं हुआ होगा। और वो योगी जी और मोदी जी के नाम पर मान के चल रहे थे कि जनता हमारे साथ है और हम पे विजय प्राप्त होंगे, इसलिए हमारे प्रत्याशी निष्क्रिय रहे। लेकिन इतना बड़ा झटका लगा है, क्योंकि हम लोग शायद एक और कई सीटें हार जाती, लेकिन अयोध्या आत्मसम्मान की बात थी, सनातन धर्म की बात थी, तो वह जीतना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। लेकिन अयोध्या ने सिर्फ एक सीट नहीं हारे, पूरे विश्व को में हम लोगों को लज्जित किया है
कि वहां पर हम वो सीट हार गए जिसके लिए हम लोग 500 सालों संघर्ष करते रहे। मतदाताओं का चलिए, अपमान मत करिए, लेकिन देखना मतदाताओं का अपमान मत करिए। मतदाताओं ने जो मैंडेट दिया उसको स्वीकार करिए, तहे दिल से स्वीकार पहले करिए। पहले आप कहाँ थे? अभी हमने बोल रहे थे, हमने बोला ना कि जनता, हमने पहले बोला कि जनता जनार्दन के आदेश से मतदाताओं का अपमान शर्मा मत से लिया, करिए। भगवान लेकिन राम आप की गलत, नगरी है, भगवान आप राम कहाँ ने जो थे? अभी न्याय अभी किया आप है, सुन नहीं रहे थे जब आपको हम बोल रहे थे। आप अपने आरएसएस के जो कार्यवाहक कार्य समिति के सदस्य हैं इंद्रेश जी, जरा उनके विचारों को सुनिए और आत्ममंथन कीजिए कि हम क्या कह रहे हैं और उसका उनके कहने का आशय क्या था। भगवान राम ने आपको इस लायक भी नहीं छोड़ा कि आप अहंकार कर सके। अब अभी भी अगर आपके अंदर अहंकार है तो जनता धूल में मिलाने में देर नहीं करती है, ये भी आप समझिए। चलिए, आने वाला समय बताएगा, इस पे हम ज्यादा बहस बिल्कुल आपसे उपचुनाव नहीं में करेंगे। देखेंगे दिशा और दशा। हरन जी और हेमंत जी, पूजा जी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है समाजवादी। किया है अयोध्या की जनता ने, मैं उस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूँ। अयोध्या की जनता ने आपको जो मैंडेट दिया है उसको स्वीकार करिए। आप चलिए, नहीं किया है। हेमंत जी और हरन जी दोनों से निवेदन है, दोनों अतिथियों से निवेदन है, और भी पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं, उनको भी मौका दीजिए। वरिष्ठ पत्रकार जो है आलोक त्रिपाठी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। त्रिपाठी जी, बात किया उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के नतीजे तो चौंकाने वाले रहे हैं। विधानसभा चुनाव है, 9 सीटों पर इसको लेकर देखी जाए तो क्या कुछ सियासी समीकरण नजर आता है, क्या कहेंगे? ताकत तो बढ़ती है इसलिए यार, जब पुत्र अगर जो करने लगे तो उसमें आनंद तो आता ही। आलोक जी की आवाज मिल रही है आपको मेरी? और पुत्र की प्रगति देख के जो है। चलिए, हमारे साथ जो है लगातार हमारे जो समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है पूजा, वो जुड़ी हुई हैं। पूजा जी, अगर बात की जाए तो अयोध्या की जो है आपकी सीट है, जहां से अवधेश प्रताप सिंह जो विधायक थे वो अब सांसद बन चुके हैं, उस सीट को लेकर बात किया है तो क्या वो सीट पर जीत का सिलसिला मिल्कीपुर से क्या बरकरार रहेगा उपचुनाव में? जनता के बीच में रहकर कार्य किया, जैसा कि बात की हुई है। अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री 7 साल बाद ये कहें कि लंबित भर्तियां बची हुई हैं जिनको भर्ती किया जा सके, वो भूल जाते हैं कि उनकी के मंत्री सदन में सरकार बनती है 2017 में, तो उनको बताते हैं कि कितनी लंबित भर्तियां हैं। अगर मैं बात करूं संदीप जी शिक्षा मंत्री में की 5 सीटें खाली है और 5 साल में 5 लाख सीटें कम करने कार्य नहीं किया। जनता की जो बातें हम करते रहे हैं और भाजपा के प्रमुख रही थी और वो कह रहे थे कि जो है उन्होंने जो है किया की बात को जो है फैलाया। चलिए, हमारे साथ जो पूजा जी, बिल्कुल आप देखना होगा कि मिल्कीपुर सीट जो है कितनी प्रतिष्ठावान सीट है और क्या इस सीट को आप पुनः पाने में कामयाब होंगे नहीं। और आलोक चतुर्वेदी जी का रुख करूंगा सीधा। आलोक जी, अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की सियासत में लोकसभा चुनाव ने कहीं ना कहीं बीजेपी को चौंकाया है, जिस तरह से नतीजे आए हैं। विधानसभा के उपचुनाव हैं, क्या लगता है 9 सीटों पर कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी रहेगा और जनता किसको जनादेश देगी 9 सीटों पर? देखिए, लोकसभा के चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को यूपी में उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली, ये बड़ा सवाल था और इसीलिए वो आत्ममंथन में लगी हुई है। लेकिन इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने जिस तरह से सफलता पाई, खासकर यूपी में, तो उससे वो उत्साहित है। तो मुझे जो लग रहा है कि जो उपचुनाव होने वाले हैं उसमें इंडिया गठबंधन अति उत्साह में है। लेकिन चूंकि इस जो 9 सीटों पे चुनाव होने वाले हैं उपचुनाव, उस सीट से जीतने से कोई यूपी की सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और जो लोकसभा के चुनाव थे उसमें केंद्र की सरकार में फर्क पड़ना था कि सरकार किसकी बनेगी किसकी नहीं बनेगी। तो इसको लेकर के जो आम जनता थी उसने उसको सोच करके वोटिंग की थी। तो शायद इस वाले के जो चुनाव यूपी के उपचुनाव है उसमें इस तरह की कोई स्थिति नहीं बन रही है। तो इसलिए वो चीज को दोहरा पाना इंडिया गठबंधन के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि यूपी की राजनीति अलग है और केंद्र की राजनीति अलग। तो ये एक बड़ा प्रश्न है। लेकिन इंडिया गठबंधन ने जिस तरह से यूपी में सफलता पाई है उससे उत्साहित है और उनके लोग चाहेंगे कि इस उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को जरूरत ज्यादा से ज्यादा सीटों पर हरा करके वो 2027 के लोग जो विधानसभा का चुनाव होना है उसमें एक मैसेज दे कि आने वाली सरकार इंडिया गठबंधन की यूपी में बनेगी।
चलिए आलू जी, अब देखना होगा कि अब क्या कुछ जो उपचुनाव के नतीजे होंगे। फिलहाल के लिए आप चारों मेहमान हमारे इस चर्चा का हिस्सा बने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का। लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हैं, उन चुनावों से कहीं ना कहीं 2027 के विधानसभा चुनाव का ट्रेलर दिखा जाएगा कि किस पार्टी की ओर जो है जनता जनादेश देती हुई नजर आएगी। फिलहाल की हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।